इसका मतलब यह है कि सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान के समझौते में ईरान से कहा गया है कि तुम भी शामिल हो जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस्लामिक नाटो बनाने का जो खेल चल रहा है, जो बात चल रही है, उसमें ईरान को भी शामिल करने की बात चल रही है। यानी ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मक्का समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ है। यह बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने इस समझौते का स्वागत किया था। अब ईरान को शामिल करने वाली बात पर ट्रंप क्या सोचता है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जरूरी है यह समझना कि इसके मानी क्या है। आप देखिए, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो वार चली, चाहे वो 12 रोजा जंग हो, 12 रोजा जंग के दौरान खाड़ी के मुल्क शामिल नहीं हुए, लेकिन आखिरी हमला जो हुआ था वो खाड़ी में ही हुआ था, वो इजराइल पे नहीं हुआ था। आपको अच्छी तरह से याद है, कतर में वो हमला हुआ था। उसके बाद जो वार चला, उस वार में लगातार खाड़ी के मुल्कों पर हमला हुआ। सऊदी अरबिया, यूएई, जितने भी मुल्क हैं, कतर, जॉर्डन, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं बचा जहां अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान ने यह हमला क्यों किया था? ईरान के हमला करने की दो वजहें बिल्कुल साफ थी। पहली बात तो यह कि हमला अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं तो फिर दोनों का नुकसान होना चाहिए। अमेरिका को भी यह लगना चाहिए कि अगर हम ईरान पे अटैक करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के जो अड्डे थे उनको निशाना बनाया गया, नंबर एक। नंबर दो, खाड़ी मुल्कों को यह एहसास कराया गया कि अमेरिका तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता है, अमेरिका के बस की नहीं है तुम्हारी हिफाजत करना। और दरअसल अमेरिका तुम्हारे यहां जो बेसेस बनाकर बैठा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए है भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की हिफाजत के लिए है। तो जो सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, जो अरब मुल्कों को लगता था कि पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, जमीन हमारी इस्तेमाल हो रही है, तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, कभी कोई अटैक हमारे ऊपर अगर ईरान ने किया या किसी और ने किया तो अमेरिका हमको बचाएगा, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम हमको बचाएगा, वो सारी की सारी बात झूठ साबित हो गई। ना तो अमेरिका मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ईरान के हमले से बचा पाया और ना ही उसने इजराइल की कीमत पर मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा होना चुना। जब इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम कम होने लगे तो खबर यह आई कि मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों से डिफेंस सिस्टम हटाकर इजराइल में भेज दिया गया। यानी अरब मुल्कों को साफ साफ समझ में आ गया कि भाई इजराइल के आगे अमेरिका हमें नहीं समझने वाला है, कुछ हमें पूछने वाला नहीं है, चाहे हम कितने भी पैसे दे दें। और उनकी समझ में यह भी आया कि कल को अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा, हमें डिफेंड नहीं करेगा। सऊदी अरबिया के बारे में अगर आप देखें तो सऊदी अरबिया के ठीक बगल में है यूएई, और यूएई के इजराइल के साथ कैसे रिश्ते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यमन के भीतर सऊदी अरबिया सपोर्टेड जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर मिलिशिया को पैसे दिए थे और तैयार किया था, वो सऊदी अरबिया के लिए खतरे की घंटी थी कि इजराइल अगर इतने पड़ोस में आ जाएगा तो कल को हमारे ऊपर हमला करना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा। उसने सबसे पहले यमन से उस खतरे को खत्म किया, जो मिलिशिया थी उसको खत्म किया, और उसके बाद सीरियसली उसने सोचना शुरू किया कि इजराइल अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर हमें बचने के लिए क्या मिलेगा, उसका सामना करने के लिए कौन हमारे साथ खड़ा होगा। यूएई खड़ा नहीं होगा, बाकी अरब मुल्कों का कोई मामला ही नहीं है, उनके खड़े ना खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो खड़े भी नहीं होंगे। तो उसको दिखाई दिया तुर्की, और साथ में उसको दिखाई दिया कि एटॉमिक पावर अगर हमारे पास होगी तो इजराइल की हिम्मत नहीं होगी हमला करने की। तो पाकिस्तान से समझौता किया और साथ में तुर्की से समझौता किया। इजराइल जहां पर अगली लड़ाई का प्लान कर रहा था, कई लोग इजराइल के अंदर यह बात कह चुके थे कि तुर्की इज द नेक्स्ट ईरान, यानी ईरान के बाद हम तुर्की पर अटैक करेंगे। तुर्की नाटो कंट्री है, लेकिन उसको मालूम था कि नाटो कंट्री होने के बावजूद अमेरिका सारी दोस्ती दिखाएगा लेकिन जंग में साथ देने नहीं आएगा। इसलिए उसने भी ईरान वार के दौरान ईरान पर हमला नहीं किया, कुर्दों को ईरान में हमला करने के लिए छूट नहीं दी, और अपनी जमीन, अपने आसमान का इस्तेमाल नहीं करने दिया ईरान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो ईरान से दुश्मनी नहीं चाहता था। थोड़ी दुश्मनी तो ले ही चुका था सीरिया के मामले में, और उसको लगा था कि सीरिया से एक बार असद हट गया तो हमारी चलेगी। लेकिन हालत यह है कि इजराइल न केवल गोलन हाइट्स पर कब्जा कर चुका है, बल्कि मैंने आपको बताया था कि उसने वहां के एक हवाई अड्डे पर हमला किया था, यह आरोप लगा के कि तुर्की की आर्मी वहां पर अपना बेस बनाने वाली है, जो बेकार का आरोप था। अब बताया जा रहा है कि इजराइल के मोसाद चीफ सीरिया गए हुए हैं बात करने के लिए, लेकिन हमला तो हो चुका। तो तुर्की को मालूम था कि कभी भी इजराइल हमारे ऊपर हमला कर सकता है, और ऐसे में ईरान की दोस्ती बहुत काम आएगी। इसलिए ईरान पर हमला करने की जगह उसने जंग से बाहर रहना चुना। तो तुर्की और सऊदी अरबिया की जो ये दोस्ती हुई या समझौता हुआ, पाकिस्तान जिसमें शामिल हुआ, ये सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ है। और हां,
पाकिस्तान चूंकि शामिल हुआ है तो पाकिस्तान दो वजह से शामिल हुआ है। पहला तो यह कि सऊदी अरबिया से उसको पैसे रुपए मिल सकते हैं, उसकी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। तुर्की से उसको हथियार मिल सकता है, और दूसरा यह कि हिंदुस्तान से अगर कभी कोई लड़ाई होती है तो उस समय सऊदी अरबिया और तुर्की से उसको मदद मिल सकती है। तो सबके अपने अपने स्वार्थ थे, और अपने अपने स्वार्थ होते हैं तभी कोई समझौता होता है। इंटरनेशनल समझौता तभी होता है जब दोनों पक्षों को कोई लाभ होता है। अब इसमें आपको पता है कि इजिप्ट को भी शामिल होना था, आखिरी टाइम पर यूएई की वजह से इजिप्ट शामिल नहीं हुआ। कल को शामिल हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल सीसी ने यह हिम्मत नहीं दिखाई है। अब ईरान को न्योता देने का मतलब यह है कि सीधे सीधे वो ईरान को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, ताकि ईरान की तरफ से अगर कोई खतरा हो तो वो खत्म हो जाए, पहली बात। और दूसरा यह कि सऊदी अरबिया हूथी से भी निश्चिंत रह सके। ईरान से समझौते का मतलब यह है कि हूथी और सऊदी अरबिया के बीच में भी कोई ना कोई समझौता कराया जाएगा, वो लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो सऊदी अरबिया अगर ईरान के साथ इस समझौते में शामिल होता है तो उसके दोनों तरफ के बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे, बाब अल मंदेब भी सिक्योर हो जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलना भी आसान हो जाएगा। अगर अभी की बात देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद रखा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए ईरान ने एक कानून बना दिया है, बाकायदा एक लीगल फ्रेमवर्क बना दिया है, और जिसमें यह कहा गया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से पैसे लिए जा सकते हैं, और पैसे के बदले में उन जहाजों को सिक्योरिटी दी जा सकती है, आने जाने की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उनका बीमा करवाया जा सकता है, उनकी सिक्योरिटी दी जा सकती है, और उनको उनके जहाजों में ईंधन चाहिए होता है वो ईंधन भी दिया जा सकता है, फ्यूल भी दिया जा सकता है। यानी हम आपको हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, हर तरह की सुविधा आपको देंगे अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे, बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इसको अब एक कानूनी जामा पहना दिया गया है, लीगल फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। अब आप सोचिए अगर यह समझौता हो जाता है तो सऊदी अरब को इस फीस से छुट्टी मिल सकती है। सऊदी अरब से कहा जा सकता है कि तुम्हारे जहाजों से हम कोई फीस नहीं लेंगे, और बदले में सऊदी अरबिया ईरान की माली मदद भी कर सकता है, और सऊदी अरबिया के साथ ईरान के जो तिजारती रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। और अगर ये गठबंधन बन जाता है, अगर ये अलायंस बन जाता है जिसमें ईरान भी शामिल है, तो आप ये समझिए कि इजराइल की कभी हिम्मत नहीं होगी इनमें से किसी के ऊपर अटैक करने की। ये एक एटॉमिक पावर इसमें शामिल है, इसमें सऊदी अरबिया एक इकोनॉमिक पावर शामिल है, और एक मिलिट्री पावर शामिल है तुर्की। अब अगर उसमें ईरान की मिलिट्री पावर जिसने अभी अमेरिका को मात दी है वो भी शामिल हो जाती है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि यह बेहद मजबूत अलायंस होगा जिसको छेड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। इजराइल का जो डोमिनेंस बनाने का ख्वाब है, जो यूएई और इंडिया और साइप्रस को साथ में लेकर डोमिनेंस बनाने का जो प्लान था, न केवल मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि एशिया के बड़े हिस्से में अपना डोमिनेंस बनाने का जो प्लान था इजराइल का, अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो वो प्लान तकरीबन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह गजा के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, लेबनान के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, बाकी मुल्कों के लिए अच्छी खबर है ही। दिक्कतें कुछ जरूर होंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया के साथ ईरान की कोई पुरानी दोस्ती नहीं रही है। सऊदी अरबिया ईरान को अपने दुश्मन की तरह ही ट्रीट करता रहा है। और दूसरी बात यह कि अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो ट्रंप का स्टैंड क्या होगा? क्या ट्रंप उसके बाद सऊदी अरबिया और पाकिस्तान को दुश्मन मुल्कों में शामिल कर देगा, तुर्की को दुश्मन मुल्कों में शामिल कर देगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तुर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का समझौता होता है तब तो ट्रंप उसका स्वागत करता है, ट्रंप उसको वेलकम करता है, कहता है अच्छा समझौता है ये। लेकिन क्या ईरान के शामिल होने पर भी ट्रंप ऐसी ही बात करेगा? कॉन्स्पिरेसी थीरीज की बात यह है कि क्या अमेरिका के कहने पर ईरान को न्योता भेजा गया है?